नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जैसा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई और इस बैठक के दौरान योगी सरकार ने 14 अहम प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान लखनऊ, मथुरा, नोएडा, प्रयागराज और आगरा को सौगात दी है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र लखनऊ के सरोजनी नगर में जाति खेड़ा में 2.5 एकड़ जमीन पर खुलेगा। अब लैब असिस्टेंट के लिए 25% प्रमोशन से बाकी सीधी भर्ती से लिए जाएंगे। केजीएमयू के पुराने भवन का ध्वस्तीकरण होगा। ये निर्णय आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया था। और अब आपको ग्राफिक के माध्यम से बताते हैं आज की पहली कैबिनेट बैठक के दौरान क्या क्या हुआ, किन किन प्रस्ताव पर मुहर लगी। देखिए, लैब टेक्नीशियन की भर्ती को लेकर प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। 14 प्रस्ताव में से ये पहला प्रस्ताव। 25% लैब असिस्टेंट को प्रमोट करने पर सहमति मिल चुकी है। यह भी एक बड़ा प्रस्ताव है। गोपनीय विभाग में अपर मुख्य सचिव का पद स्वीकृत हो चुका है। यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव। पुलिस के लिए पिस्टल खरीदने की अनुमति, देखिए अभी तक की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब इसकी अनुमति दी गई है। आगरा, मथुरा और प्रयागराज में हेलीकॉप्टर सेवा भी अब से हुआ करेगी। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर स्थल के बगल में हेलीपैड बनेगा और उत्तराखंड के अलकनंदा गेस्ट हाउस की जमीन पर नया पर्यटन हाउस बनेगा। पूरे भारत में एनसीडीसी के 6 सेंटर खुलेंगे। ये है 14 प्रस्ताव आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। एनसीडीसी के लिए निःशुल्क जमीन सरोजिनी नगर में आवंटित है और केजीएमयू में पुराने अधीक्षक आवास और सर्वेंट क्वार्टर का ध्वस्तीकरण होगा। तो ये है आपके सामने ये प्रस्ताव महत्वपूर्ण। आयुर्वेद संस्थान के लिए जमीन का आवंटन होगा। होमगार्ड्स अनुभाग में पिस्टल खरीद का भी प्रस्ताव जिसे मंजूर किया गया है। इसके अलावा पुखराया बिंदगी राजमार्ग का चौड़ीकरण पीपीपी मॉडल के आधार पर किया जाएगा। लैब टेक्नीशियन की भर्ती को लेकर प्रस्ताव, तो ये आपके सामने हमने आपको 14 ये प्रस्ताव बताए जो कि आज किए गए वादों में शामिल रहे। लोक कल्याण पत्र जो बीजेपी का था, आज ये पहली कैबिनेट की बैठक हुई और इन 14 प्रस्तावों पर आज योगी कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई गई। एनएक्सी में यह बैठक हुई और आज इस बैठक में इन 14 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। हालांकि चर्चा ये भी चल रही थी कि फ्री बिजली को लेकर भी आज प्रस्ताव पास हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये कुछ खास प्रस्ताव हैं जो आपके सामने हैं। आज योगी कैबिनेट की पहली बैठक और बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक, क्योंकि कोई भी पहली परीक्षा होती है, पहली बैठक होती है, उसके बाद ये नजर होती है कि आखिर प्रस्ताव क्या क्या होने वाले हैं। तो आज ये कैबिनेट की पहली बैठक हुई जिसमें कि महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिन पर आज मुहर लग चुकी है। हालांकि चर्चाएं कई तरह के प्रस्ताव को लेकर चल रही थी कि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का प्रस्ताव समेत करीब 1.5 दर्जन ऐसे प्रस्ताव थे जो कि अटकलें लग रही थी कि आज छुट्टा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए भी गौ अभ्यारण्य की स्थापना, सरकारी कर्मचारियों के लिए तबादले की नई नीति का प्रस्ताव ला सकती है सरकार। लेकिन फिलहाल आज ये जो बैठक हुई इसमें 14 प्रस्ताव कुल मंजूर हुए हैं जो कि आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर हमने बताए, जिसमें कि लैब टेक्नीशियन का जो प्रस्ताव है ये भी महत्वपूर्ण रहा। अपने आसान शब्दों में देखा। और लखनऊ से हमारे संवाददाता नितिन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
नितिन, देखिए आज योगी कैबिनेट की पहली बैठक हुई, चर्चाएं कई तरह की चल रही थी। किसानों की सिंचाई के लिए जो फ्री बिजली का वादा किया गया था सरकार की तरफ से, इसे भी आज प्रस्ताव में शामिल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आज जो प्रस्ताव पास किए गए हैं वो बेहद ही अलग रहे, चर्चा से अलग। बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि 14 प्रस्तावों कैबिनेट की बैठक की मोहर लगी है। उन 14 में जो विशेष है, जो आपको बताना चाहूंगा कि 25 से लैब असिस्टेंट प्रमोशन किए जाएंगे, जो 75 कृषि असिस्टेंट के तौर पर शामिल होंगे। वहीं बात कर ली जाए पर्यटन विभाग के 4 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। वहीं हेलीकॉप्टर की सेवा की मंजूरी जो है आगरा, मथुरा और प्रयागराज। आपको बताना चाहूंगा कि लखनऊ के दिल्ली के और भोपाल विभाग में अनुमोदन किया गया है। वहीं कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई। वहीं लखनऊ के रमाबाई स्थल को हेलीपैड बनाने की बात चल रही है, उसमें विचार किया जाएगा और उसमें मोहर लग गई है। बुकराया पिंडी राजमार्ग का चौड़ीकरण किया जाना ये बताया गया है। वहीं 42 किलोमीटर तक 1136.45 करोड़ की लागत से बनेगा। वहीं सरोजी नगर में NCDC के केन को जमीन दी गई। वहीं NCDC को 30 साल के लिए 2.5 करोड़ 5 एकड़ जमीन अभी मुहैया कराई गई। वहीं होमगार्ड की बात चली जाए तो अधिकारियों को अब पिस्टल भी दी जाएगी। होमगार्ड के जितने भी अधिकारी उनको भी पिस्टल मुहैया कराई जाएगी। तो सबसे अजीब बात क्या है कि आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से सिंचाई में कहा जा रहा था किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली दी जाएगी, उनको कहीं ना कहीं नकार किया गया है। वहीं बात कर ली जाए अगर महिलाओं को 60 साल से जितने भी बुजुर्ग महिला थी उनको बस में फ्री सेवा दी जाएगी, उसमें भी कहीं ना कहीं वार्ता करी गई, लेकिन उनको भी मंजूरी नहीं दी गई है। तो इन सभी मुद्दों को देखा गया, परखा गया, लेकिन जो मुद्दों पर मोहर लगी है कैबिनेट में 14 प्रस्ताव जो पास हुए हैं उनको मैंने आपको विस्तार से बताया है। और एक बात आपसे और कहना चाहूंगा कि जिस तरह से कैबिनेट में चर्चा चल रही है, ये पहली कैबिनेट बैठक थी जिसमें सभी 3 के मंत्री के अलावा जो IAS अधिकारी शामिल हुए थे उनसे भी रूबरू हुआ गया है और कानून व्यवस्था को सख्त करने की बात कही गई है, लाउड स्पीकर की बात कही गई है। इसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो कैबिनेट विस्तार हुआ है उसमें कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा था कि कैबिनेट लाइन की बैठक जो हुई है उसमें जो 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी है यह सबसे अहम बताए जा रहे हैं। और आगे की जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें भी देखने वाली बात होगी क्या महिलाओं को उनका जो सेवा बस्ती है क्या मिल पाएगी 60 साल में, या सिंचाई के लिए किसी को मिल पाएगी फ्री बिजली, तो इनको भी देख रहे हैं कि बात पड़ेगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुए उनमें सबसे अहम बात बताया जा रहा था कि जिस तरह से 4 हेलीपैड बनाए जाएंगे, रमाबाई में हेलीपैड बनाने की बात कही गई है, तो ये सबसे बढ़िया मुद्दा बताया जा रहा है। और चर्चा भी चल रही है कि इनमें कहीं ना कहीं जो यातायात एक बहुत बड़ी समस्या बन रही थी उससे कहीं ना कहीं निजात पाया जा सकता है। जी बिल्कुल नितिन, और देखिए एक बात यहाँ पर गौर करने वाली है कि इन प्रस्तावों में सबसे ज्यादा रोजगार को बढ़ावा दिया गया है, यानी कि चाहे वो लैब टेक्नीशियन की भर्ती की हम बात कर ले, प्रमोशन की बात कर ले, और जैसा कि महिलाओं के लिए भी जितने भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि रोजगार को बढ़ावा दिया गया है। बिल्कुल रोजगार को लेकर कहीं ना कहीं बढ़ावा जरूर दिया गया है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो किसान अब सोच रही उनको पद में सेवा मिलेगी और जो 60 साल से तो ऊपर महिलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं यात्रा जाने आने में दिक्कत होती है, उनके पास अब नहीं हो पाता है इधर उधर हो सके, तो कहीं ना कहीं वो उन्होंने उम्मीद उससे कहीं ना कहीं उनको निराशा देखने को मिली। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि आगे के लिए जरूर इस पर विचार किया जाएगा। जैसे कि क्योंकि आज पहले कैबिनेट बैठक की उसमें जो प्रस्तावों पर बहुत लगी है वो बजट को देखते हुए लग रही है 25 अप्रैल तक बजट रखेंगे, उस बजट में क्या निकलता है सबसे अहम बात ये होगी। और अटकलें जो लग रही थी अलग अलग, चाहे वो छुट्टा पशुओं की जो समस्या है वो खत्म करने के लिए समाधान निकाला जा सकता था, मुफ्त बिजली देने की बात जो कही गई थी उस पर भी आज प्रस्ताव हो सकता था, लेकिन आखिर क्या बड़ी वजह हम मान सकते हैं कि इन प्रस्तावों पर आज मुहर नहीं लग सकी है? क्या अगली कैबिनेट बैठक में हम मान सकते हैं कि इन प्रस्तावों पर मुहर लग जाए? देखिए आपको बताना चाहूंगा कि ये सारा मुद्दा जो होता है वो वित्त मंत्री से होता है, तुरंत खंडन से होगा तो बजट जो लाएंगे विधानसभा में जो रखेंगे उसके अनुसार वह कैबिनेट में पास होगा। कैबिनेट में पहले से चर्चा चल रही है कैबिनेट 9 में कि आगे जो कैबिनेट प्रस्ताव जिस पर मुहर लगनी है उनको देखा जा रहा है कि क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा, क्योंकि महिलाओं को उनकी सुरक्षा देना और जिस तरह से बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, तो उन्होंने जो दिया है 70% की भर्ती करने की बात कही है,
तो ये भी एक अच्छा कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, अच्छी मोहर लगाई। तो ये देखा जा रहा है कि किसानों के लिए क्या कहते हैं, क्योंकि किसान जय जवान जय किसान का नारा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है किसानों के लिए सरकार क्या करने वाली है, क्योंकि अगली कैबिनेट में हो सकता है कुछ किसानों के लिए हो, कुछ महिलाओं के लिए हो, और हो सकता है बिजली की जो एक बहुत बड़ी समस्या बन रही थी उसको देखते हुए कुछ ना कुछ किया जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर नितिन हर पहलू को छुआ गया है, भर्ती, पर्यटन और इसके अलावा जो जितनी भी समस्याएं अब तक बड़ी समस्याएं रही हैं उन्हें दूर करने की। और देखिए अब पुलिस को पिस्टल खरीदने की भी अनुमति होगी, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहा। बिल्कुल होमगार्डों को जिस तरह से आप पिस्टल जिले की तो एक सबसे महत्वपूर्ण होमगार्ड जिस तरह तैनाती करते हैं, सड़कों पर रहते हैं और भीड़ भाड़ में भी देखते हैं जिस तरह से हिंसा का माहौल होता है, उनसे भी कहीं ना कहीं आगे जाके काबू करने में जो होमगार्डों का काम रहता है। विभागों के बाहर वो ड्यूटी देते हैं, सरकारी विभागों के खिलाफ बैंक के बाहर ड्यूटी देते हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा का एक सबसे बड़ा अभाव था, उसको दूर करने के लिए उनको पिस्टल दी जाएगी। जब पुलिस को पहले यह सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन अब होमगार्डों को भी ये सुविधा मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा से लेकर उन अधिकारियों की सुरक्षा हो सकेगी और उस विभाग की सुरक्षा हो सकेगी जहाँ पर वो तैनात होंगे। तो ये कहा जा सकता है कि बहुत अच्छी कार्यशैली रही है और ये बहुत अच्छी मोहर लगी कैबिनेट की। तो सबसे अहम बात यह है कि अब आने वाली जो अहम जो कैबिनेट की बैठक हो उनमें किन मांगों पर मोहर लगती है, क्योंकि कहीं जनता की ये मांग है कि उनको कहीं ना कहीं जो बस की यात्रा महिलाओं को सबसे अहम बताई जा रही है, क्योंकि महिलाओं को काफी सारी दुराचार होते हैं, सड़कों पर आने जाने में उनको प्रॉब्लम होती है, तो उनको फ्री सेवा देने के लिए क्या प्रावधान किया जाएगा और किसानों के लिए क्या किया जाए, सबसे अहम मुद्दा ये बताया जा रहा है। और इसमें अगली बैठक में जरूर कुछ ना कुछ बहुत निर्णय निकलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़े प्रस्ताव रहे, देखिए रोजगार को यहाँ पर इन प्रस्तावों में छुआ गया है, रोजगार को एक तरीके से एक बढ़ावा देने की कोशिश रही इन 14 प्रस्ताव में। इसके अलावा देखिए पुलिस को पिस्टल खरीदने की भी अनुमति होगी। एक बार फिर से आपकी टीवी स्क्रीन पर ये हम प्रस्ताव दिखा रहे हैं कि पुलिस के लिए पिस्टल खरीदने की अनुमति होगी, क्योंकि पुलिस का अब तैनाती अपनी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह से जो दंगे हो रहे हैं इस पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया है। चाहे वो आप किराए के मकान में रहें, कैसे भी करके आप अपने क्षेत्र में ही रहें, कहीं पर ना जाएं। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड के अलकनंदा गेस्ट हाउस की जमीन पर नया पर्यटन हाउस बनेगा, तो पर्यटन हाउस के जरिए भी यहाँ पर एक रोजगार को बड़ा अवसर मिलेगा। इस वक्त हमारे संवाददाता तोशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तोशी देखिए आज यूपी कैबिनेट की पहली बैठक हुई जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर आज किन किन प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। देखिए चर्चाएं तो ये भी चल रही थी कि किसानों की सिंचाई के लिए फ्री बिजली का प्रस्ताव भी पास हो सकता है, आवारा पशुओं की जो समस्या रहती थी उसका भी प्रस्ताव पास हो सकता है, बड़ी बड़ी चर्चाएं चल रही थी। लेकिन इससे इतर ये देखा गया कि लैब टेक्नीशियन की भर्ती, प्रमोशन, पुलिस के लिए पिस्टल, ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर आज मुहर लगी है।
जी बिल्कुल अंजलि, देखिए यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई है। इस बैठक में 14 बड़े बड़े यहाँ पर मुहर लगी है, बड़े फैसले पर मुहर लगी है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो फैसला लिया गया है कि दिव्यांगों को भी यहाँ पर न्यायिक पदों के लिए भर्ती में यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। लैब असिस्टेंट के लिए भी 25% जो है सीधा भर्ती की जाएगी। इसके अलावा पीपीई की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 1136 करोड़ की लागत से 42 किलोमीटर का ये जो मॉडल है वो पास किया गया है। इसके अलावा केजीएम का जो ये पुराना भवन है इसको ध्वस्तीकरण किया जाएगा। लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में यूपी की बात करते हैं तो ये आगरा हो गया, मथुरा हो गया, आपका भागीरथी हो गया, यहाँ पर हेलीपैड भी बनाया जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो प्लेनों की जो स्पेशल प्राइवेट लैंडिंग होगी उसके लिहाज से ये यहाँ पर ये लैंडिंग के लिए ये प्रस्ताव है जो पास किए गए हैं। तो 14 अहम मुद्दों पर अहम ये जो प्रस्ताव है जो पास किए गए हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए खासा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हर किसी की निगाहें इस पे थी। भर्ती को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में ये यहाँ पर सियासत गरमाई रहती है, आरक्षण को लेकर लगातार लोग आवाज उठाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं न्यायिक भर्तियों के हिसाब से दिव्यांगों को यहाँ पर आरक्षण भी दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं अपने हिसाब से और अपने लिहाज से भी काफी स्पेशल हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए और इसके अलावा देखिए नोएडा पीजीआई के लिए 56 एकड़ जमीन भी चाहिए। अथॉरिटी ने 400 करोड़ से ज्यादा मांगी थी लेकिन इसे निःशुल्क देने पर भी सहमति बनी है। बिल्कुल भाई, अगर हम बात करते हैं इस तरीके की तो अगर हम यहाँ पर देखिए जिस तरीके से पर्यटक को भी बात करते हैं, जिस तरीके से नोएडा की बात करते हैं तो लागत यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि लागत एक लिमिटेड सेंस में दिया गया है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो लागत यहाँ पर पर्यटक के लिहाज से यहाँ पर जो है 10 करोड़ तक का जो काम होगा वो पर्यटक के लिए दिया जाएगा, पर्यटक विकास को दिया जाएगा, निगम को दिया जाएगा। तो लागत का जो मामला देखा जा रहा है वो बिल्कुल सटीक है, न ज्यादा है न कम है। अपने लिहाज से किस तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे काम करना है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में आगे चीजें प्रोपोगेट करनी है, तो कुछ सोच समझकर यहाँ पर ये पहली बैठक हुई और पहली बैठक में लागत से लेकर क्या क्या काम किए जाएंगे और किस तरीके से वो प्रोपोगेट होंगे, कब वो प्रोपोगेट होंगे, क्या उसका पूरा प्रोपोगेशन रहेगा, वो एक लिहाजा यहाँ पर एक खास पॉइंट है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और देखिए पर्यटन को भी यहाँ पर एक तरीके से बढ़ावा देने की इस बार जो नया गठन हुआ है इस बार सबसे ज्यादा पर्यटन और रोजगार पर फोकस दिखाई दे रहा है। तोशी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में पर्यटक के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से भी यहाँ पर देखिए अगर 10 करोड़ तक का अगर कोई काम होता है तो वो सिर्फ वही काम है जो कि पर्यटन विकास निगम को दिया गया है। अगर उसके अलावा जो बड़े बड़े काम होंगे, जो बड़ी लागत के काम होंगे, वो जिस तरीके से पहले चलते हुए आ रहे हैं वो उसी तरीके से चलेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश को कैसे एक पर्यटक का हब बनाया जाए, कैसे वहां पर टूरिज्म को और बढ़ाया जाए, तो इसके लिए यहाँ पर ये मुहर लगी है। और आने वाले समय में किस तरीके से इसमें काम होगा, क्या इसमें और लागत बढ़ाई जाएगी, क्या इसमें इस पर्यटक के लिहाज से उत्तर प्रदेश में और क्या क्या काम होंगे वो आने वाले वक्त में और ये यहाँ पे स्पष्टीकरण हो जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तोशी तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर जब योगी 2.0 कैबिनेट पहली बैठक हुई, अब 14 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बहुत ही सोच समझकर बड़े फैसले लिए गए हैं, ये जो बड़े निर्णय लिए गए हैं आज। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 63 बंगाली हिंदू परिवारों को कृषि भूमि का पट्टा और आवास का आवंटन पत्र सौंपा। और ये सभी 63 परिवार 1970 में पाकिस्तान से आकर यूपी में बस गए थे और मेरठ के हस्तिनापुर में रह रहे थे। ये परिवार पिछले कई सालों से आवास और खेती के लिए कृषि भूमि की मांग कर रहे थे और ये कार्यक्रम पुनर्वासन कार्यक्रम में आयोजित किया गया। आजादी के बाद 70 वर्षों में उनका एक भी पक्का मकान नहीं बन पाया था। आज हर एक के पास पक्के मकान हैं। और मैं राजस्व और ग्राम्य विकास विभाग और पंचायती राज विभाग से कहूंगा, जो 63 परिवारों को आवासीय पट्टे दिए गए हैं, इसको एक कॉलोनी के रूप में बनाने की व्यवस्था करें। व्यवस्थित रूप से एक आदर्श गांव के रूप में हम उसे बना सके, एक स्मार्ट विलेज के रूप में हम उसे स्थापित कर सके। हमारी एक कार्य योजना वहां होनी चाहिए, क्योंकि नया गांव बसना है, नए तरीके से बसना है। उसकी प्लानिंग, इनके लिए सभी प्रकार की सुविधाएं हो, स्कूल बने, हॉस्पिटल भी बने, पेयजल की सुविधा भी हो, फिर वहां पर सामुदायिक भवन भी हो, और एक सिस्टम के साथ जुड़ करके इनके व्यवस्थित रोजगार के साथ भी इन्हें जोड़ने की कार्रवाई को हमें आगे बढ़ाना चाहिए।
और उत्तर प्रदेश में आने वाले त्योहारों और कार्यक्रमों को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी सरकार ने सोमवार देर रात राज्य के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां 4 मई तक के लिए रद्द कर दी है। और यही नहीं, इसके अलावा अगर कोई भी कर्मी छुट्टी पर है तो उसे 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है, ताकि वो अपनी ड्यूटी को जल्द से जल्द दोबारा ज्वाइन कर सके। यूपी सरकार ने ये कदम त्योहारों पर शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। सीएम दफ्तर की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि एसएचओ, सीओ और जिला पुलिस प्रमुखों को लेकर जिलाधिकारी, संभागीय आयुक्त तक के सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की छुट्टी तत्काल प्रभाव से 4 मई तक रद्द की जाती है। जो लोग छुट्टी पर हैं वो सभी 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट करें। बता दें कि सीएम योगी ने आने वाले दिनों में त्योहारों को देखते हुए ये आदेश पारित किए हैं। और मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर को हटाने को लेकर रुबीना खानम ने बयान दिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आजकल हमारे देश में ये एक नई जंग छिड़ गई है कि जो मस्जिदें हैं, मस्जिदों पे से लाउड स्पीकर उतार दिए जाएं। और ये जो एक अराजक तत्व हैं, ये हिंदू बजरंग दल की और ये तमाम कई लोग जो हैं, ये अराजक तत्व जो हैं, ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपने लाउड स्पीकर मस्जिदों पे से नहीं उतारे तो हम भी अपने मंत्र पढ़ेंगे, हम अपना हनुमान चालीसा करेंगे और हम जो है यहाँ पर अपने धर्म की पद्धति का इस्तेमाल करेंगे, अपने धर्म की यहाँ पे बैठ के उपासना करेंगे अपने धर्म की। ये क्या बात है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये तो बेइंतहा गलत बात है। रमजान के पाक महीने के अंदर आप हमारे धर्म के कामों में आड़ लगा रहे हैं, आप अड़ंगा लगा रहे हैं। ये हमारी आस्था का मामला है। हमेशा से मस्जिदों में और मंदिरों में जो है लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और लोग जो है अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। और ये लोग जो है इस तरह खुलेआम सरकार इनको जो छूट दे रही हो, जो ये काम कर रहे हैं, मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि ये गलत है और ये बहुत गलत है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और तुमने हमारे धर्म के मामले में आड़ लगाई तो हम महिलाओं ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, हम मोर्चा संभालेंगे और हम तुम्हारे मंदिरों के सामने जाकर के बैठेंगे और अपने कुरान का पाठ करेंगे। और हम महिलाएं शांतिपूर्वक वहां पर जाकर के, हम तो, हमारा आचरण तुम्हारे आचरण की तरह नहीं है। हम शांतिपूर्वक जाकर वहां पर बैठेंगे और अपने धर्म का वहां पर जो है कुरान का पाठ करेंगे। और तुम लोगों को मैं समझाना चाहती हूं कि देखो, अपने अपने धर्म का पालन करो। अपने अपने धर्म की आस्था सबके साथ जुड़ी हुई है। दूसरे के धर्म के अगर तुम साथ खिलवाड़ करोगे तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये बीजेपी सरकार जो आज मुसलमानों को और हिंदुओं को लड़ाना चाहती है, अपने हिंदू मुसलमानों को शिकार बना रही है अपने हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, इससे सरकार बाज आ जाए। ये वही सरकार है बीजेपी जो अपनी आस्था को भूल चुकी है, अपने आचरण को भूल चुकी है, जिसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे एक महान नेता भी हुआ करते थे, जिनका ये कहना था कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, पार्टियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए और हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहना चाहिए। लेकिन आज बीजेपी सरकार इन बातों को भूल चुकी है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, आजकल मैं जहां इस वक्त हूँ वहां सामने बिल्कुल मंदिर है घर के, और मंदिर के अंदर सुबह शाम लाउड स्पीकर पे 1-1 घंटे उनका अपना पाठ वो लोग करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, अपनी आस्थाओं का, अपनी पूजा पाठ करते हैं। हम लोगों को तो कोई इतराज नहीं है, ना ही किसी मुसलमान को इतराज है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुसलमान समुदाय को छेड़ने की कोशिश न करें। अगर ऐसा हुआ तो हम महिलाएं मोर्चे को संभालेंगे और हम महिलाएं बाहर निकलेंगे। हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। मैं फिर ये बात कहना चाहती हूँ, हमारे जज्बातों से खिलवाड़ करने का, हमारे धर्म से खिलवाड़ करने का, हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ करने की कोशिश मत कीजिए। और मैं अलीगढ़ प्रशासन को भी ये चेतावनी देना चाहती हूँ कि अभी अलीगढ़ के अंदर भी ये मसला हुआ है मेरे। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में राज्य में हुए 5 रेप केसों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई और इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केस डायरी और स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है। और इसके अलावा सभी मामलों में पीड़ित और उनके गवाहों को अगली सुनवाई तक के लिए पुलिस प्रोटेक्शन दिए जाने का आदेश दिया गया है। अदालत ने केस की अगली सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तारीख तय की है। और बता दें कि बीते कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल में रेप और हत्या की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इनमें एक केस नादिया का है, जिसमें नाबालिग लड़की के रेप और मर्डर में टीएमसी नेता के बेटे का नाम भी सामने आया था। इसके अलावा दक्षिण 24 परगना जिले में रेप की 2 घटनाएं हुई हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। मंगलवार सुबह बनासकांठा पहुंचे पीएम मोदी और यहां पर कई योजनाओं की उन्होंने सौगात दी। पीएम ने बनासकांठा के दियोदर में डेयरी परिसर, आलू प्रोसेसिंग यूनिट और चीज और वहां पर परियोजनाओं का उद्घाटन किया और साथ ही साथ उद्घाटन समारोह के बाद उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। आज यहां जो भी लोकार्पण और शिलान्यास किए गए हैं वो हमारी पारंपरिक ताकत के से भविष्य के निर्माण के उत्तम उदाहरण है। बनास डेयरी संकुल, चीज और वे प्लांट, ये सभी तो डेयरी सेक्टर के विस्तार से अहम है ही। बनास डेयरी ने ये भी सिद्ध किया है कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी उपयोग किया जा सकता है। अब बताइए, आलू और दूध का कोई लेना देना है क्या? कोई मेलजोल है क्या? लेकिन बनास डेयरी ने ये रिश्ता भी जोड़ दिया। दूध, छाछ, दही, पनीर, आइसक्रीम के साथ ही आलू टिक्की, आलू वेज, फ्रेंच फ्राइज, हैश ब्राउन, बर्गर पैटीज जैसे उत्पादों को भी बनास डेयरी ने किसानों का सामर्थ्य बना दिया है। ये भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में भी एक अच्छा। और दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा की रिपोर्ट पुलिस ने गृह मंत्रालय को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक आपराधिक षड्यंत्र के तहत जहांगीरपुरी में हिंसा हुई। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को हिंसा के बाद दी और दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट में पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। उसने अब तक क्या कार्रवाई की, इस बारे में भी डिटेल से बताया। रिपोर्ट में बताया गया कि घटना में शामिल हथियार बरामद कर लिया गया है और इस मामले में अब तक कुल 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 21 बालिग और 3 नाबालिग हैं। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।